वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सीरीज 8 में हम ज्योग्राफी का अगले टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि है पृथ्वी के स्थल रूप। इसके पहले हम लोग टॉपिक वाइज आपके जूनियर के पूरे हिस्ट्री के और सिविक्स के सारे टॉपिक्स का प्रैक्टिस सेट और थियरी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने ना देखा हो तो उसको आप देख सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें इस टॉपिक का। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? जब चट्टान जो है अपने स्थान पे ही टूटते हैं तो उस जो है क्रिया को क्या कहते हैं? विघटन कहते हैं, अपरदन कहते हैं, अपक्षय कहते हैं या फिर निक्षेपण। तो जब चट्टान अपने ही स्थान पे टूटते हैं तो उनको कहा जाता है क्या? अपक्षय। ओके, तो अपक्षय क्रिया होती है जब चट्टान जो है अपने स्थान पे टूटते हैं। और ये टूटते किस वजह से हैं? तो ये टूटते हैं जैसे ऋतुओं और मौसम के प्रभावों से। जैसे कि दिन में जो है गर्मी पड़ती है तो जो है ये थोड़ा सा इनमें जो है संकुचन होता रहता है। ठीक है, दिन में गर्मी, शाम को जो है ठंडी पड़ती है तो संकुचन होता रहता है। इसके प्रभाव से काफ़ी दिनों बाद ये जो है अपने स्थान पे टूटने फूटने लगते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? तो अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण ये तीन क्रियाएं होती हैं। अपक्षय अपने स्थान पे टूटना होता है। अपरदन क्या होता है कि जो है वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अपरदित हो जाना, या फिर जल जल जो है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है बहा के ले जाए। ठीक है, और निक्षेपण क्या है? किसी एक स्थान पे ले जाके उसको जमा कर दे। ठीक है, तो वो आपका निक्षेपण हो जाता है। तो ये जो है तीनों क्रियाओं को जो है अपक्षय, अपघटन, अपरदन और निक्षेपण की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अपघटन, कार्बोनेशन, जलीकरण या फिर अनाच्छादन। तो ये जो तीनों क्रियाएं हैं इनको जो है सम्मिलित रूप से कहा जाता है अनाच्छादन। ओके, तो इसको भी आप याद रखना। अपक्षय, अपरदन तो आपको पता ही है। तो अनाच्छादन जो है, अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण तीनों क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यू आकार की घाटी कौन बनाता है? हिमनद बनाते हैं, नदियां बनाती हैं, पवन बनाती हैं या फिर सागरीय तरंग। तो यू आकार की जो घाटी है ये हिमनदों के द्वारा बनता है। ओके, इसको आप याद रखना। यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है? तो यू आकार की घाटी जो है ये हिमनदों के कारण बनते हैं। ठीक, हिमनद या फिर इसी हिमनद को ही आप ग्लेशियर बोलते हो। ठीक हो, इंग्लिश में ग्लेशियर बोला जाता है उसको, हिमानी या हिमनद उसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप फिगर में आपका यू आकार की यहाँ पे आपको घाटी मिल जाती है। ठीक है ना, तो यू आकार की घाटी ये किसके द्वारा बनाई जाती है? तो याद रखना ये हिमनद या ग्लेशियर जो है ये यू आकार की घाटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो हिमनद का जो निक्षेपण होता है, देखिए अभी आपने देखा कि हिमनदों के द्वारा यू आकार की घाटी जो है का निर्माण किया जा रहा था। ठीक है ना, हिमनदों का जो निक्षेपण होता है, जो हिमनद जो है गिर के जो है नीचे जमा हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है हिमोड़। ठीक है, तो हिमनदों का जो निक्षेपण होता है इसको बोलते हैं हिमोड़। ओके, तो ये आपका हिमनद के पिघलने पर जो निक्षेप बनते हैं, ठीक है, पिघलेंगे तो वो नीचे जो है पहाड़ों से सड़क के नीचे की ओर आएंगे तो वहाँ पे जो जमा हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? हिमोड़, या फिर इंग्लिश में आपको मोरेन कहा जाता है। तो ये देखिए हिमोड़ यहाँ पे आपको फिगर में आपको दिखाया गया है। ये जो आपके यहाँ पे क्या हुए हैं, ये यहाँ पे ये आपके ग्लेशियर्स हैं ऊपर। ठीक है ना, ये सब पिघल के जो नीचे आके यहाँ पे जमा हो गए हैं, इन्हीं को क्या कहा जा रहा है? हिमोड़ कहा जा रहा है। और हिमनदों के द्वारा यानी कि ग्लेशियर्स के द्वारा ही यू आकार की घाटी बनाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये इस तरह की वी आकार की घाटी बनती है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमनदों के द्वारा, नदियों के द्वारा, पवन के द्वारा या फिर सागरीय तरंगों के द्वारा। तो ये जो वी आकार की घाटी है इसका निर्माण होता है नदियों के द्वारा। ठीक है ना, हिमनद क्या बनाते हैं? तो हिमनद जो है ये यू आकार की घाटी बनाते हैं। और नदियाँ क्या बनाती हैं? तो नदियाँ आपके वी आकार की घाटी बनाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों अंतर आप लोग याद रखिएगा। ठीक, वी आकार की घाटी का निर्माण जो है नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में करती हैं लंबवत अपरदन के द्वारा। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपरदन के द्वारा नदियाँ जो हैं वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। और वी आकार की घाटी जो होती है जब ये काफ़ी गहरी और सकरी हो जाती है, ठीक है ना, इस तरह से पतली जो है सकरी सी हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गार्ज। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसका अंतर समझिए। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपकी वी आकार की घाटी है। ठीक, ये आपकी वी आकार की घाटी हो गई। ठीक है, ये नदियाँ जो है नदी इससे जो है लंबवत यहाँ से होके प्रवाहित हो रही है। ओके, और यही घाटी जब ये सक्रिय हो जाती है, इस तरह से देख रहे हैं ना, ये पूरा काट एकदम सकना कर दिया है, इसके बीच में से ये नदियाँ बह रही हैं। तो इसको जो है जब ये नदी घाटी जो है गहरी और सक्रिय हो जाती है तो इसको बोलते हैं गार्ज।
ठीक है। तो ये दोनों अंतर आप याद रखना कि गार्ज क्या है और वी आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है, तो ये करती हैं नदियाँ, ठीक है। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। और यू आकार की घाटी आप याद रखिएगा हिमनदों के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जलप्रपातों का सही सुमेलन नहीं है, ठीक है। आपको कौन सा बताना है कि ये आपके गलत वाला बताना है, ठीक है ना। इसमें आपको नहीं पूछा गया है। तो जोग जलप्रपात किस पे होता है, शरावती नदी पर, ये तो आपका सही है, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस पे है, तो ये कावेरी नदी पे, ये भी सही है। कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पे बनते हैं, तो ये आपके नर्मदा नदी पे बनते हैं, ठीक है। एंजिल जलप्रपात अर्जेंटीना में है, तो ये देश का नाम दिया है, ठीक है ना। तो ये देश ये आपका गलत है। तो ये एंजिल जलप्रपात ये अर्जेंटीना में है ही नहीं, ये कहाँ पे है, ये है आपका वेनेजुएला में, ओके। तो एंजिल जलप्रपात ये आपका वेनेजुएला में है, ठीक है। बाकी और के लिए नदी दिया गया था, इस पे आपका जो है देश का नाम दे दिया गया था। तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। तो जलप्रपात आपने देखा होगा, इस तरह से पहाड़ होते हैं, ठीक है। ऊपर से जो है जल काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो एंजिल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखिएगा। तो एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है, आप याद रखिए कि वेनेजुएला में है। और एंजिल जलप्रपात ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो वर्ल्ड्स जो है हाईएस्ट जो है ये आपका फॉल्स है, कौन सा, एंजिल जलप्रपात, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से जलप्रपात होता है, ठीक है। जलप्रपात इस तरह से होता है। तो ये आपका जो है जलप्रपात है एक, ठीक है। ऊपर से ही इसमें पानी नीचे की ओर गिरता है लंबवत, और वो भी काफ़ी तेजी से गिरता है, अधिक वेग से, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है, अमेजन नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी या फिर सिंधु नदी। तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है ये आप याद रखना, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलके, ओके। ये आप याद रखना कि समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। समुद्र में गिरने के पहले जो नदी होता है उसमें मलबे का निक्षेपण, जैसे नदियाँ क्या होती हैं कि नदियाँ जब बह के आती हैं तो अपने साथ मलबों को लेके आती हैं, फिर ठीक है जब ये लास्ट में समुद्र में गिरने के पहले क्या करती हैं, उसका निक्षेपण करने लगती हैं। तो इसीलिए इनका रास्ता जो है इस तरह से जो है थोड़ा सा बदल जाता है, जो कि जहाँ पे जो है निक्षेपण कर देती हैं वहाँ से उनको रास्ता बदलना पड़ता है, फिर उसके अगल बगल से बहती हुई इस तरह से आती हैं। तो ये जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेल्टा, ओके। तो समुद्र में गिरने के पहले नदी मलबे का निक्षेपण नदी के द्वारा मलबे का निक्षेपण होने से किसका निर्माण होता है, वो डेल्टा का निर्माण होता है। और जब नदियाँ, एक पॉइंट और है देखिए, ये डेल्टा हो गया आपका, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, जब नदियाँ सीधे मार्ग पर न चलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहने लगती हैं तो इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को क्या कहते हैं, विसर्प, ठीक है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। डेल्टा तो आपने देख लिया, उसके अलावा जो है अगला क्या होता है, विसर्प। ये देखिए दोनों का फिगर, यहाँ से नदियाँ आती हैं, उसके बाद क्या करती हैं कि इनका जो है निक्षेपण होने की वजह से क्या होता है, ये कई अलग अलग मार्गों में इस तरह से बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा बनता है। और जब नदी सीधे रास्ते पर न चलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलती है, इस तरह से देख रहे हैं सांप की तरह जा रही है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, इसी को विसर्प कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भूमिगत जल से पर्वत के अंदर बनी गुफाओं की सतह पर खंभे जैसी आकृति क्या कहलाती है। तो क्या होता है, जो पर्वत होते हैं उसमें कहीं कहीं जो है चूना होता है, या फिर जो है कोई कमज़ोर पार्ट होता है, तो वहाँ से जब बरसात होती है तो वहाँ से पानी जो है अंदर रिसके चला आता है, और अंदर एक खोखला जो है क्या बना देता है, एक पर्वत के नीचे जो है एक खोखला जो है गुफा की तरह बना देती है, ठीक है ना। तो उसमें जो है अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बन जाती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे जो अंदर जो पर्वत के अंदर जो गुफाएं बनती हैं उसमें खंबे सतह पर, ठीक है, याद रखना सतह पर पूछा गया है। तो सतह पर जो खंबे की तरह इसी तरह से आकृति बनी रहती है उसको क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, हेलेक्टाइट या फिर कार्स्ट। तो जो होता है ये जो आपका जो सतह पे बनता है ना, जो सतह पे बनता है उसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि सतह पे जो बनता है भूमिगत जल के अंदर उसको लेगमाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेलेग्माइट जो है जल के रिसने से पर्वतों के अंदर बनी गुफाओं की सतह पर जो है खंबे जैसी आकृति क्या कहलाती है, स्टेलेग्माइट। अब देखिए यहाँ पे आपको इसमें आपको क्लियर हो जाएगा स्टेलेग्माइट क्या है और स्टेलेक्टाइट क्या है। ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये नीचे की ओर जो बना है, ठीक है ना। अभी आपको बताया गया सो सतह पे था वो क्या था, स्टेलेग्माइट, ठीक है।
ये आपका लेगमाइट था, ठीक है। और ये जो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर देखना है, ऊपर से इस तरह से नीचे की ओर लटका हुआ है ना, तो अगर छत पे आपसे पूछा जाएगा कि गुफाओं की छत की ओर जो है जो खंबे जैसी आकृति हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उसको स्टेलेक्टाइट, ठीक है। ये आपका लेक्टाइट है और नीचे वाला क्या है, लेगमाइट, ओके। और ये जो जैसे ये बाहर की ओर होते हैं, कहीं कहीं इस तरह की आकृतियाँ बनी होती हैं, ठीक है। जैसे ये अंदर की ओर है, गुफा के अंदर है, ठीक है। इस तरह से बाहर इस तरह की आकृतियाँ हैं, इनको बोलते हैं क्या, कार्स्ट। ये कार्स्ट है ना, ये आपका कार्स्ट है, ओके। तो इस तरह की आकृतियाँ जो बाहर की ओर है, जैसे कि भूमि पर हैं, तो उसको कार्स्ट बोला जाता है। पुलिन और भृगु का निर्माण जो है होता है किसके द्वारा, ये आप बताएंगे। वायु के द्वारा, हिमनद द्वारा, नदियों द्वारा या फिर समुद्री लहरों द्वारा। तो पुलिन होता क्या है, आपने सुना होगा क्या, एक वर्ड जो है ये आपका बीच, ठीक है। तो बीच आपने सुना होगा, बीच नहीं बीच है, ठीक है। तो और भृगु जो होता है वो होता है क्लिफ, ठीक है। तो अब बताइए इसका निर्माण कौन करता करता होगा, वायु करता होगा, हिमनद, नदियाँ या फिर समुद्री लहरें। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये हो गया आपका समुद्री लहरों के द्वारा पुलिन और भृगु का निर्माण होता है। तो पुलिन आपका जो है बीच है और भृगु आपका क्लिफ है। इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, समुद्री लहरों के द्वारा, ओके। तो देखिए यहाँ पे फिगर में आप देखिए, ये आपका बीच है, जो आपने देखा होगा जो है, ठीक है। ये आपका बीच है जो है समुद्र के किनारे पे होता है, और ये आपका क्लिफ है, ठीक है। यहाँ पे जो है समुद्र के ऊपर एक ऊंची ऊंची जो है इस तरह से पर्वतों की तरह रहती हैं, एकदम सीधी सीधी रहती हैं पर्वत, समुद्र का पानी इससे आके टकराता रहता है। ये आपका क्लिफ है, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। छत्रक शैलों का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो छत्रक शैल जो है आप जानते होंगे, ये इसका निर्माण जो है होता है कहाँ पे, रेगिस्तान में होता है, ठीक है ना। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है छत्रक शैलों का निर्माण हो जाता है। अब देखिए इसको कैसे होता है ये, तो वायु अपर्दन के कारण, ठीक है, हवा के अपर्दन के कारण जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में छत्रक शैलों का निर्माण होता है। और ये छत्रक शैल किस तरह से होते हैं, तो ऐसे दिखते हैं ये छत्रक शैल, ठीक है। तो छत्रक शैल में क्या होता है, नीचे से ये हवा जो है इसको यहाँ पे ये काट देती है, ये सब इसका अपर्दन कर देती है, और ऊपर ये छतरी की तरह इस तरह से दिखता रहता है। इसी को छत्रक शैल कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, बालुका स्तूप के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो बालिका स्तूप किसके द्वारा बनता है, पवनों के द्वारा, नदियों के द्वारा, हिमनदों के द्वारा या फिर भूमिगत जल के द्वारा। तो बालुका स्तूप जो है ये भी रेगिस्तानी क्षेत्रों में होती है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जानते हैं आप लोग किसके द्वारा ये बनेंगे, तो ये बनेंगे आपके पवनों के द्वारा, ठीक है। तो बालुका स्तूप का जो है निर्माण किसके द्वारा होता है, ये पवन अपर्दन के द्वारा होता है। इसके अलावा पवन अपर्दन के द्वारा एक और निर्माण होता है स्थलाकृति का, जिसका नाम क्या है, लोयस, ठीक है। तो लोयस भी आप याद रखेंगे पवन अपर्दन के द्वारा। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपका बालुका स्तूप तो बन ही रहा है पवन अपर्दन से, ओके। तो ये आपका देखिए, ये आपका जो है पहला जो है ये आपका बालुका स्तूप है, और दूसरा आपका लोयस है। ये आपका बालुका स्तूप हो गया, ठीक है। ये आपका कौन हो गया, ये लोयस हो गया। इसमें क्या होता है, परत के रूप में इस तरह से जमा होते होते बहुत दिनों में ये इस तरह से दिखने लगती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके जो है लोयस, और वो आपका कौन सा हो गया, बालुका स्तूप, ओके। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, जिसको क्या कहा जाता था। तो पहले तो क्या था कि पूरी पृथ्वी पे जो अभी कई कॉन्टिनेंट बन गए हैं, वो क्या थे, सब एक में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो जो वो एक में जुड़ा हुआ था उस विशाल भूखंड को क्या कहा जाता था, पैंथालसा, पैंजिया, लॉरेसिया या फिर गोंडवाना लैंड। तो जब पृथ्वी पे सारे भूखंड एक थे, ठीक है ना, सारे भूखंड एक ही जगह थे, सागर सब एक ही जगह थे, तो उनको बोला जाता था, जो ये भूखंड थे इनको बोला जाता था क्या, पैंजिया, ठीक है। और जो सागर होता था, जो समुद्र होता था, सारा समुद्र था, उसको पैंथालसा कहते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको भूखंड पूछा गया है, तो सारा भूखंड जो था उसको पैंजिया कहा जाता था, ओके। तो करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, केवल एक महाद्वीप था, जिसको क्या कहते थे, पैंजिया। ये सारे एक ही में जुड़े हुए थे, ठीक है ना। और इनके चारों ओर पैंथालसा नामक एक महासागर था, ओके। तो पैंथालसा जो महासागर था उसका नाम था पैंथालसा, और जो ये द्वीप था, महाद्वीप था, इसको पैंजिया, केवल एक ही महाद्वीप था। फिर बाद में ये टूट के जो है अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित हो गए। अब ये बताइए कि महाद्वीप अलग कैसे हुए, ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो ये महाद्वीप अलग हुए हैं ये विवर्तनिक क्रिया के द्वारा हुए हैं, ओके ओके। तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा जो है ये आपका, विवर्तनिक क्रिया होती क्या है, इसमें क्या होता है, प्लेटों में खिसकाव हो जाता है, मतलब कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा जाती है, ठीक है। इनके कारण क्या होगा,
नए नए महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आई। ठीक है, तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा जो है महाद्वीप अलग हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है। तो हिमालय का निर्माण क्या हुआ है कि जैसे कि क्या है कि यहाँ पे उत्तर साइड में जो है अंगारा लैंड था, दक्षिण साइड में गोंडवाना लैंड था। यहाँ से कुछ नदियाँ जो है अपना अवसाद इसमें गिराती थी। फिर जब ये प्लेटें जो है आपस में एक दूसरे के पास आई तो यहाँ पे जो अवसाद गिरे थे ये ऊपर की ओर उठ गए। ठीक है ना, तो इससे क्या निर्माण हो गया, इससे हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये कौन सी जो है ये सागर था जिसमें जो है ये नदियाँ जो हैं अपना अवसाद गिराती थी, तो वो उस सागर का नाम था टेथिस सागर। ठीक है, तो टेथिस सागर में ये नदियाँ जो है अपने अवसादों को गिराती थी, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ जब ये प्लेटें आपस में टकराईं तब। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच आपके टीले, नदियाँ और डेल्टा होती हैं। और तृतीय श्रेणी का उच्चावच आपका कौन होता है, महाद्वीप और महासागर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये तीनों ही गलत है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। इनमें देखिए आपका प्रथम श्रेणी का जो उच्चावच होता है वो क्या होता है, महाद्वीप और महासागर होते हैं। ओके, और द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं वो आपके पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका जो सबसे बड़ा है आपका महाद्वीप और महासागर, उसके बाद पर्वत, पठार, मैदान दूसरे नंबर पे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हो गए। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आपके जो आपकी टीले हो गई, नदियाँ हो गई, घाटियाँ, डेल्टा जो बनते हैं ये सब आपके तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन वलन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो वलन के द्वारा वलित पर्वत बनते हैं, या फिर ज्वालामुखी पर्वत, या फिर गुंबदाकार पर्वत, या फिर अवरोधी, या फिर अवरोधी या ब्लैक पर्वत, इसको एक ही कहते हैं। ठीक है ना, तो जब आपका वलन होगा, वलन की क्रिया होगी, तो वलन की क्रिया के द्वारा आपके वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि वलन के द्वारा क्या बनते हैं, वलित पर्वतों का निर्माण। और ये वलन की क्रिया होती क्या है वास्तव में, तो ये क्या होती है, जब दो प्लेटें सामने से टकराती है, ठीक है ना, एक प्लेट इधर से आती है, एक प्लेट इधर से आती है, तो ये क्या होता है कि यहाँ से इस तरह से इस पर्वत बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जब दबता है, ठीक है, ये जो आपका भूमि रहता है ये दबता है, तो ये इसे ऊपर इस तरह से ऊपर उड़ जाता है, तो ये आपका क्या होता है, इसी को आपका वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है ना, तो जब प्लेटें आमने सामने होती हैं तो इस क्रिया को वलन कहते हैं, और इससे धरातल पर मोड़ आने से क्या बन जाते हैं, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ओके, तो ये वाला क्रिया आपने समझ गया होगा। देखिए इस तरह से ये वलित पर्वत होते हैं, ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण आपको दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिमालय तथा एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं। तो हिमालय और एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं, तो हिमालय भी आपका कौन सा पर्वत है, तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि हिमालय नवीन वलित पर्वत है, तो ये नवीन वलित पर्वत है। ठीक है ना, तो ये आपका जो है यंग पर्वत है एक, इसको वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय और एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं, तो एंडीज आपका जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, लंबी का मतलब आपका कितनी दूरी में फैला हुआ है, ऊंची का मतलब कितना ऊंचाई है। ठीक है ना, तो हिमालय ऊंची है और एंडीज क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज किस महाद्वीप में है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपको बताया जा चुका है ये भी। तो हिमालय और एंडीज ये वलित पर्वत के उदाहरण है। इसके अलावा कुछ वलित पर्वत के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा पर्वत कहाँ पे है। तो हिमालय आपका एशिया महाद्वीप में है, अल्बुर्ज जो है ये रूस और यूरोप में जो है थोड़ा थोड़ा है। ठीक है ना, आल्प्स पर्वत आपके यूरोप में है, एटलस आपके अफ्रीका में है, ड्रेकेंसबर्ग जो है आपके एग्जाम्स में आया भी है पहले, तो ये ड्रेकेंसबर्ग आपके दक्षिण अफ्रीका में है, राकीज उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज अभी आपको बताया गया है, एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये कहाँ पे है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सारे जो हैं वलित पर्वतों के उदाहरण है, ये भी आप याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी आपको हिमालय और एंडीज दिया था उसी तरह से कोई भी दे सकता है, रॉकीज और ड्रेकेंसबर्ग है, ठीक है, एटलस है, ये सब आपके वलित पर्वत हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए अब ये भ्रंशन आ गया। ठीक है, अभी आपने देखा वलन के द्वारा, तो वलन में क्या था कि वलन में प्लेटें आमने सामने टकराती थीं, और ये जो भ्रंशन है इसमें क्या होता है कि प्लेटें दूसरी ओर खिसक जाती हैं। जैसे ये दो प्लेटें एक आपस में जुड़ी थी, लेकिन अब ये क्या हुआ कि एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। इससे क्या होता है कि इससे जो है ये बीच वाला भाग इस तरह से धंस जाता है। ठीक है,
तो या बीच वाला भाग भाग धंसा रह जाएगा, तो इस तरह से कुछ भाग ऐसे उठे रह जाते हैं, कुछ भाग ऐसे धंस जाते हैं, ठीक है। इधर भी एक आपका जो है इस तरह से उठा रह जाता है, तो ये आपका किस तरह से हो जाता है, ये आपका बन जाता है ब्लॉक पर्वत, ठीक है ना। तो भ्रंशन के द्वारा क्या बन जाता है, तो भ्रंशन के द्वारा बन जाता है आपका ब्लॉक पर्वत, ठीक है। और देखिए ये ब्लॉक पर्वत का निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है। भ्रंशन अभी आपने देखा, जब दोनों प्लेटें दूसरी दूसरी साइड जाएंगी तो भ्रंशन होता है, और इसी के द्वारा भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये जो इस तरह से अगर उठा रह जाता है जो पर्वत का भाग, उसको जो है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होर्स्ट। ये आपका होर्स्ट होता है जो उठा रह जाता है, लेकिन जो नीचे धस जाता है इसको बोलते हैं ग्राबेन, ठीक है। ग्राबेन या फिर इसको क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी, ठीक है। तो इससे घाटियों का निर्माण होता है। तो ये ग्राबेन या भ्रंश घाटी है, ओके। तो इनका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, आपके अवरोधी या ब्लॉक पर्वत का, तो इनका निर्माण हो रहा है भ्रंशन के द्वारा। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपको फिगर में दिया गया है, देखिए यहाँ पे पुल लिखा है ना, तो इधर साइड ये भाग रहा है, इधर साइड ये भाग रहा है, तो ये बीच वाला पार्ट क्या हुआ, यहाँ पे क्रैक आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसे बीच में धंस जाता है। तो जो भाग ऊपर रहता है ये आपका ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, ठीक। जो भाग ऊपर रहता है वो माउंटेन की तरह दिखेगा, तो उसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, या फिर ये उठे हुए भाग को होर्स्ट बोला जाता है। होर्स्ट आपका इस तरह से आपका इंग्लिश में वर्ड है, ठीक है ना, होर्स्ट बोला जाता है। और जो नीचे जो है भाग धंस जाता है इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, या फिर इसको जो है आपका ग्राबेन बोला जाता है, ठीक है। ग्राबेन या फिर रिफ्ट वैली, ओके। तो ये दोनों जो है नाम आप जरूर याद रखना, इस तरह से नाम भी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है, अब आपको बताना है इसमें कौन सा जो है पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत है। हिमालय पर्वत, जी नहीं, अभी तो आपको बताया गया कि वलित पर्वत है। यूराल पर्वत, ये भी आपका वलित पर्वत है। प्लेशियन भी आपका वलित पर्वत है। लेकिन आपका भ्रंशोत्थ पर्वत कौन है, तो ये आपका वासजेस जो है, ये आपका है भ्रंशोत्थ पर्वत, ठीक है। तो वासजेस जो है ये आपके फ्रांस में है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका, वो पूछा जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो ब्लैक फॉरेस्ट आपके जर्मनी में है, याद रखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट भी एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, यानी कि आपका ब्लॉक पर्वत है। ये आपके जर्मनी में है। वासजेस कहाँ पे है, फ्रांस में है, ये भी आपका भ्रंश पर्वत है, भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। अगला आपका है सियरा नेवादा, जो कि कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। और भारत में जो आपका ब्लॉक पर्वत है उसका नाम क्या है, सतपुड़ा, ठीक है। तो भारत में जो ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा। और आपने पढ़ा होगा कि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं किससे होके बहती हैं, तो वो भ्रंश घाटी से होके बहती हैं, ठीक है ना। तो इसी के आसपास, ये सतपुड़ा के पास से ही बहती हैं, ये भ्रंश घाटी से होके नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वलन की क्रिया जब समुद्र के अंदर होती है तब किसका निर्माण होता है। देखिए वलन अभी आपको बताया गया कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, जब भूमि पे ये क्रिया होती है, जब ये भूमिगत प्लेटें टकरा रही हैं तो ये क्या होता है, ये इस तरह से बीच में उड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब यही क्रिया समुद्र के अंदर होती है तब क्या होता है पता है, तो समुद्र के अंदर ये जब एक दूसरे से आप इधर टकराती है तो वहाँ पे गर्त बन जाते हैं, इस तरह से नीचे की ओर जगह खाली हो जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वो गर्त बन जाते हैं। तो याद रखना इसको कि जब आपका वलन की क्रिया समुद्र के नीचे जब होगी तो इससे महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखिएगा आप लोग कि जब भ्रंशन की क्रिया समुद्र के नीचे होती है तब क्या होता है, तब महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, ठीक है। मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। अटलांटिक महासागर में मध्य महासागरीय कटक है एक, ठीक है। उसका निर्माण किस क्रिया के द्वारा हुआ है, तो भ्रंशन के द्वारा। तो याद रखिएगा कि जब समुद्र के नीचे वलन की क्रिया होगी तो गर्तों का निर्माण होगा। और सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त आपने पढ़ा होगा। और किस महासागर में है, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब भ्रंशन की क्रिया समुद्र के नीचे होगी तब महासागरीय कटकों का निर्माण होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत सुमेलित नहीं है, ठीक। तो चिम्बोराजो ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर, मेयान ज्वालामुखी लुजोन द्वीप फिलीपींस सुमेलित है। मोनालोवा कहाँ पे है, हवाई द्वीप यूएसए, ये भी सुमेलित है। क्रकाताओ मलेशिया। और विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है, इटली में, ये भी सुमेलित है। कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो वो आपका है क्रकाताओ ज्वालामुखी पर्वत। ये मलेशिया में नहीं है, ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। इसके अलावा ये जो सारे आपको दिए गए हैं ये आपको पता होने चाहिए कौन कहाँ पे है, ओके। इस तरह से आपसे पूछा जाता है जरूर। तो क्रकाताओ कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। बाकी आप ये सारे जो दिए गए हैं इसको आप याद रखिएगा, ठीक। चेम्बोराजो इक्वाडोर, मेयान आपके लुजोन द्वीप फिलीपींस में है। मोनालोवा हवाई द्वीप यूएसए में है, ये कई बार पूछा जा चुका है। विसुवियस कहाँ पे है, ज्वालामुखी पर्वत इटली पे। विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है, इटली में है, ओके। क्रकाताओ इंडोनेशिया में हो गया। और भारत का अगर पूछ लिया जाए एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है आपका बैरन द्वीप।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये, ठीक है ना। बैरन द्वीप कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस जो है पाई जाएगी ज्वालामुखी विस्फोट से जो निकलती हैं गैसें? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जल वाष्प या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये इसमें जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो आपका है जल वाष्प, ठीक है ना। तो जल वाष्प जो है इसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो गैसें निकलती हैं उनमें, ठीक है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जल वाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सब भी निकलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा निकलता है? वो आपका जल वाष्प है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है कि पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे जब चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोला जाता है आपका मैग्मा, ठीक है ना। तो मैग्मा बोलते हैं हम जब पृथ्वी के नीचे जो है चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। और ये भी आप याद रखना कि ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है कि मैग्मा जो है इस तरह से पर्वत होते हैं, तो मैग्मा जो है पृथ्वी से जब बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलता है? वही मैग्मा को जो है जब पृथ्वी से बाहर निकल जाते हैं तो उसको लावा कहा जाता है, ठीक है। जब तक ये धरती के अंदर रहते हैं तब तक इसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। जब ये बाहर निकल जाते हैं तो ये आपका लावा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपसे पूछा गया है। तो सबसे ऊंचा कौन है? कोटोपैक्सी है, ओजोस डेल सैलाडो, फ्यूजियामा या फिर विसुवियस। तो सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो आपका है कौन सा? ओजोस डेल सैलाडो, ठीक है। तो ओजोस डेल सैलाडो जो है ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और ये कहाँ पे है ये भी आप याद रखना। तो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है ओजोस डेल सैलाडो, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी होता है और आपका सुसुप्त ज्वालामुखी होता है और आपका मृत ज्वालामुखी या फिर निष्क्रिय ज्वालामुखी होता है। तो ये 3 ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। मोना लोवा किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है? तो मोना लोवा जो है ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। तो मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और मोना लोवा कहाँ पे है? सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखिएगा कि मोना लोवा जो है ये हवाई द्वीप यूएसए यानी कि अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र कौन सा है यार? यूएसए मतलब अमेरिका, आप समझ लो, ठीक है ना। तो हवाई द्वीप कहाँ पे है? तो ये आपका मोना लोवा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। तो मोना लोवा आपका कहाँ पे है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये हवाई द्वीप यूएसए में है। मोना लोवा मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन है? एटला, स्ट्रोम्बोली, कोटोपैक्सी या फिर विसुवियस। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है स्ट्रोम्बोली, ठीक है ना। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं स्ट्रोम्बोली को, ओके। स्ट्रोम्बोली भी एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये कहाँ पे है स्ट्रोम्बोली? तो स्ट्रोम्बोली इटली में है। इटली में आपका विसुवियस है, स्ट्रोम्बोली है और एटना, ये तीनों कहाँ पे है? तो ये तीनों आपके कहाँ पे है? ये तीनों आपके इटली में ही हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों इटली में है, याद रखिएगा। तो इटली में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूकंपीय तरंगों का, अगर आपका भूकंप के बारे में 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख लीजिए इसको कि भूकंपीय तरंगों का आरंभ कहाँ से होता है? सबसे पहले जो है ये आपका कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो अधिकेंद्र से, केंद्र से, क्रेटर या फिर उद्गम केंद्र। तो उद्गम केंद्र को बोलते हैं सीस्मिक फोकस, ठीक है ना। तो सीस्मिक फोकस बोला जाता है इसको। तो यहाँ से जो है सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का आरंभ होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो भूकंपीय तरंगों से होती है, उद्गम केंद्र से होती है, लेकिन यहाँ पे कंपन नहीं होता। कंपन कहाँ पे होता है? तो कंपन जो है अगर आपसे पूछा जाए कि कंपन कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा कंपन जो है सबसे पहले अधिकेंद्र पे होता है, याद है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे कंपन पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा अधिकेंद्र। और तरंगों का आरंभ मतलब तरंगे स्टार्ट कहाँ से होती हैं? तो वो आपका उद्गम केंद्र या फिर सिस्मिक फोकस या फिर इसी को जो है भूकंप मूल कहा जाता है, ठीक है। तो भूकंप मूल कहा जाता है इसी को जहाँ से तरंगे आरंभ होती हैं, ओके। तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या फिर भूकंप मूल, इंग्लिश में आप सिस्मिक फोकस याद रखिएगा, ये कहते हैं। यहाँ से तरंगे उत्पन्न तो होती हैं लेकिन यहाँ कंपन नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ से तरंगे उत्पन्न होती हैं और कंपन कहाँ होता है? कंपन होता है अधिकेंद्र पे, ओके। अगला देखिए क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिक्टर स्केल से करते हैं हम लोग, मर्केली स्केल से करते हैं, या फिर दोनों में से किसी से नहीं करते हैं, या फिर ए और बी दोनों से करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि भूकंप की तीव्रता का मापन तो वो ए और बी दोनों, ठीक है ना। रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल दोनों के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका,
सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप किन भूकंपीय तरंगों से आते हैं? तो 3 तरंगें होती हैं, 3 प्रकार की। एक तरंग होती है आपकी कौन सी? प्राथमिक तरंगें। दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी तरंगें। तीसरी होती है आपकी तृतीयक तरंगें या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप इसको बोल देते हो, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गया आपका। तो 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, लेकिन जो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? वो आते हैं आपके तृतीयक तरंगों की वजह से, ठीक है। सबसे अधिक जो विनाशकारी भूकंप आते हैं वो आपके तृतीयक तरंगों के से आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तीनों के बारे में आपको दिया गया है कि तृतीयक तरंगों की तीव्रता जो है अधिक होती है, इनका वेग सबसे कम होता है। अगर आपसे वेग पूछा जाएगा ना, तो वेग तो इनका सबसे कम होगा, ठीक, वेग सबसे कम होगा, लेकिन तीव्रता इनकी सबसे अधिक होती है। इस वजह से सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप आते हैं तृतीयक तरंगों की वजह से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर तृतीयक तरंगें हो गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। जब पृथ्वी भूकंप का अधिकेंद्र, तो अधिकेंद्र अभी आपको बताया गया अधिकेंद्र के बारे में। अधिकेंद्र पे सबसे पहले कंपन होता है, ठीक है ना। भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति तो उद्गम केंद्र से होती है, भूकंप मूल से, लेकिन कंपन कहाँ पे होता है? अधिकेंद्र पे होता है। तो जब भूकंप का अधिकेंद्र जो होता है सागर की तलहटी में होता है, यानी कि समुद्र में अगर अधिकेंद्र है तब क्या होगा? अगर आपका जो है स्थल पे है तब तो भूकंप आ रहा है, ठीक है ना, पृथ्वी हिलने लगती है, घर और गिर जाते हैं। लेकिन जब ये जो है अधिकेंद्र सागर की तलहटी में होता है तब क्या होता है? तब महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं या फिर महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। कटकों के बारे में अभी आपको बताया गया, जब भ्रंशन की क्रिया समुद्र के नीचे होती है तब जो है महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। सुनामी आती है या फिर गर्त बनते हैं। तो गर्त के लिए आपको बताया गया कि वह आपका वलन की क्रिया जब समुद्र के अंदर होती है तब आपका जो है गर्त बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया, जब भूकंप का अधिकेंद्र सागर की तलहटी में होता है तब आती है सुनामी, ठीक है। तो सुनामी क्या होती है? वास्तव में ये समुद्री लहरें होती हैं जो कि आपके किनारे, समुद्र के किनारे वाले चीज़ों को क्या करती है? ध्वस्त कर देती हैं, ओके। और ये जो सुनामी है ये किस भाषा का शब्द है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, ओके। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पे होता है तो सुनामी आता है, और सुनामी जो है जापानी भाषा का एक शब्द है। तो ये हमारे जो है क्वेश्चंस थे इस टॉपिक के। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। पसंद आएगा तो वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक आप ज़रूर कर दिया कीजिए, और कुछ ना कुछ आप कमेंट कर दिया कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। आप यहाँ पे आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो है एग्ज़ाम सहपाठी को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।